आज इफको देश में नहीं विश्व में फर्टिलाइजर बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। लॉबी पे आपने सवाल उठाया प्रधानमंत्री से शिकायत करके कि कोई लॉबी है जो नैनो यूरिया को प्रमोट नहीं करने दे रही। नैनो लॉन्च करना था, लेकिन जब तक आईसीआर की ओर से मान्यता न मिले तब नहीं कर सकते। लेकिन प्रायोगिक रूप से हमने जितने किसान आए थे इन सबको बोतलें दी, उनका रिपोर्ट लिया, 100% पॉजिटिव आया, लेकिन आईसीआर ने मान्यता नहीं दी। हमने डाउट व्यक्त किया था पीएम साहब के पास। कोई लॉबी ऐसी है लोगों के साथ मिलके उनको मान्यता न दे ऐसी कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी जांच करवाइए। कुछ राष्ट्र हित में, किसानों के हित में, अपने हेल्थ के हित में जो नया संशोधन है इनके लिए भी वो सहमत नहीं हुआ था। पंजाब के सिवा सभी यूनिवर्सिटी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया। तब ये कहने की जरूरत नहीं आप पार्टी की सरकार 1+1=2 जो बोले मोदी जी या अमित शाह तो भी बोलेंगे गलत है। आज हमारा देश में हम यूएस से नैनो भेज रहे हैं। करीब 40 देश लाइन में है। पहले हमें सिर्फ 20% एक्सपोर्ट करने की छूट सरकार ने दी थी। अभी हमारे पास 5 प्लांट हो गए, तो हमने सरकार के पास मांग की कि हमें और 10% एक्सपोर्ट करने की छूट दो। पहले हम यूरिया और फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए हम अपने पैसे बाहर भेजते थे। आज बाहर से हम पैसा ला सकते हैं ऐसी स्थिति इफको ने कर दी है, तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इफको की है। हमने 75 करोड़ उसका प्राइस रखी थी। R&D में खर्च किया तो भी लेंगे आप। मेघमुनि जो है गुजरात की कंपनी, उन्होंने परचेज किया है हमसे, तो वो भी बना के बेच रहे हैं। दुनिया से भी मांग शुरू हुई है। इफको जरूरत भूकंप आ गया, अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, जो किसान पीड़ित थे, इफेक्ट हुए, उनको उसी तरह से मदद करते हैं। सिर्फ किसानों को मदद के साथ नहीं है। कोरोना आया, अनाज से लेके जो जहाँ दवाई की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में कोऑपरेटिव का है, इफको का है, तो इनसे मदद करते थे। कोई टारगेट तय है कि देश का किसान 100% या 80, 70, 90% नैनो पे शिफ्ट कर जाएगा? हमारी कोशिश है मोर देन 50% भी शिफ्ट हो, तो सरकार की सब्सिडी लैंड और हेल्थ वायु प्रदूषण की वजह से जो नुकसान हो रहा है उनको हम काफ़ी बचा पाएंगे। इफको का डंका अमेरिका में, यूरोप में बज रहा। इफको का नाम नहीं हम लेते हैं भारत, क्योंकि आज तक दुनिया भी सिक्योरिटी के तैयार नहीं। नया कोई संशोधन हो तो जापान से हो, रशिया से हो, यूएस से हो। दुनिया में पहला संशोधन भारत में हुआ। फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के, सीड्स के कॉस्ट बढ़ रही है। इफको क्या कर रहा, उसमें कितना मदद कर रहा, कैसे मदद कर रहा? जो कोऑपरेटिव का एक स्ट्रक्चर ऐसा है, आज आपका खर्च है, कल वही आपका मुनाफा में वापस आएगा। इनके माध्यम से सहकारिता से समृद्धि लाने का जो उद्देश्य है, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे कोई भी कोऑपरेटिव हो, वो देश का भविष्य अच्छा करने वाली संस्था है। वन इंडिया के इस खास पेशकश पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इफको के चेयरमैन। बीते 5 दशक से ज़्यादा इनका कोऑपरेटिव का अनुभव है। न केवल इफको बल्कि मिल्क से लेकर पॉलिटिकल कैरियर से लेकर 4 बार के सांसद रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में ये मंत्री थे वहाँ पे। इसके बाद मिल्क फेडरेशन से लेकर और तमाम कोऑपरेटिव के दूसरे जो अंग है उसके प्रमुख पदों पे विराजमान है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इफको आखिर क्या करता है, क्योंकि देश के किसानों को तो पता है, लेकिन देश के दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इफको के बारे में क्या है, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कैसे काम करती है, इस देश की एग्रीकल्चर नीड की जो सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है खाद, उसे कैसे पूरा किया जाता है, और क्या नैनो जो यूरिया या नैनो डीएपी या नैनो खाद की बात कर ले, वो जो पारंपरिक तौर पे जो केमिकल युक्त खाद होता था उसको रिप्लेस कर पाएगा। इन तमाम मुद्दों पे खुल के बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका। और आपका इतना लंबा कैरियर है, हम लोग प्रोफाइल देखा करते थे, या जब भी इफको की बात होती है, कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात होती है, तो देश में तमाम लोग हैं, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र से तो बहुत से एक नाम रहे, लेकिन आपका नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जाता। 4 बार के आप सांसद रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट आप रहे हैं, कोऑपरेटिव से लेकर और तमाम दूसरे पोर्टफोलियो पे। हालांकि दिल्ली में उनके साथ काम करने का मौका ना मिला, लेकिन इफको के माध्यम से हमको लग रहा है कि अगेन आप
केंद्र की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, एक तरह से कोऑपरेटिव उसका एक इम्पॉर्टेंट अंग है। सो थोड़ा इफ़को के बारे में बताइए, क्योंकि हम तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि इफ़को न देश बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा कोऑपरेटिव है। इफ्को की स्थापना पोरबंदर गुजरात के उदय भानसी महाराज ने की। चंद मंडल सोसाइटियाँ थी, पूरे देश से 250 सोसाइटी नहीं होगी पूरी, और उन्हें हिम्मत करके किसानों के हित में जो स्थिति अपने देश की थी, सब जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के समय पे खाद का कितना क्राइसिस अनाज नहीं मिलता था, तो एक दिन के उपवास के लिए अपील किया था। ये भी, हाँ, जो यूएसए से अनाज आता था, आज हम अपने पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने पशु को नहीं खिलाते। इसी स्थिति में जो देश गुजर रहा था, और उन्होंने सोचा कि जब तक किसानों को उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मदद नहीं की जाए तो देश के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने पहला संस्था गुजरात में कलोल स्थापना की। उनके बाद जब यूरिया, हमें पुराना स्टाफ जब मिलते तो बताते कि हम जब यूरिया लेके किसानों के खेत जाते थे, समझाते थे, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। क्या डर क्या था मन में? हमारी ज़मीन बिगड़ जाएगी, ज़मीन ठंडी हो जाएगी, ज़मीन ऐसा हो जाए, तो वो समझाते थे। बाइसिकल पे लेके बैग लेके चलते थे। तो इनमें से थोड़ा आधा अपना जो है क्यारा बोलते छोटा सा, और इनमें थोड़ा सा ऐसे में डालने दो, 20-25 फीट में डालने दो, बाद में देखो। वैसे धीरे धीरे काफ़ी मेहनत इसी दिन के इफ्को के कर्मचारियों ने किया, और जिस तरह से नेक्स्ट ईयर क्रॉप अच्छा आने लगा तो सिक्योरिटी बढ़ने लगी। तो जो उदय भानसी की इच्छा देश के लिए, किसानों के लिए थी, और सफलता की दिशा में चलने लगी। तो अभी कह रहे कि यूरिया से शुरुआत हुई थी जी, इसके बाद फिर डीएपी, एनपीके। सो वो कब से आपने स्टार्ट किया फिर? 1960 जो नहीं, वो तो हो गया, मतलब यूरिया, और यूरिया के बाद वो तुरंत 1 by 1 वो शुरू हुआ, कलोल से हुआ। दूसरा प्लांट गांधीधाम में हुआ। क्रमशः बाद में देश के अलग अलग क्षेत्र में आंवला, फूलपुर, इसे तो 70s 80s आते आते यूरिया का सब्स्टिट्यूट आप लोग इफ्को बन गया। और भी थी, तभी यूरिया के साथ और जो बनाते थे उनके साथ क्रिप्को और इफ्को एक ही काम कर रहे थे। बाद में अलग हुआ क्रिप्को और इफ्को। आज इफ्को देश में नहीं, विश्व में फर्टिलाइजर बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, और किसानों के हित में जो समय सर जो जरूरत है, इस तरह का फैसला करके किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहती है संस्था। अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो करीब करीब कितने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जुड़े हुए हैं, और वो अगर नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें, और अगर वॉल्यूम की बात करें कि कितना प्रोडक्शन आप लोग करते हैं अंदाजा? देश में जो खपत है, जरूरत है, उनके 50% पूरे देश में जो जितनी कंपनी मिलकर कर रही है, 50% इंपोर्ट होता है। आज की स्थिति में जब प्राइस अप्स एंड डाउन होती है, वैसे डीएपी 2 साल पहले इंटरनेशनल प्राइस इतना बढ़ गया, तो पूरे देश में जितनी खपत थी, इनमें से जो देश में बनती 30-35 संस्था छोटी मोटी है, तो 30% इफ्को बनाता था, 70% पूरे देश की सभी फर्टिलाइजर कंपनी मिल के बनाती थी। लेकिन जब प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो सभी प्राइवेट और कंपनियों को लॉस आने की संभावना ज़्यादा हो गई,
तो इन सबों ने अपनी कैपेसिटी थी इनसे कम बनाना शुरू किया। इफको जो बनाती थी इतना ही बनाना चालू रखा, उल्टा 10% ज़्यादा भी बनाया। स्थिति पलट गई। 70% इफको बना रही थी, 30% में सभी देश की संस्थाएं। हमारे बोर्ड में हम चर्चा जब करते हैं तो चर्चा में कहते हैं कि किसानों की संस्था है, यदि लॉस करे तो किसानों के हित में करे, तो हमें कम नहीं करना चाहिए। हम सरकार के पास जाते बोलते थे भाई बाकी कंपनी नहीं करे, हम करें, थोड़ा लॉस में हमें मदद करिए। सरकार का आश्वासन भी मिलता है। तो इस तरह से इफको किसानों के हित में। लेकिन सर मतलब फर्टिलाइज़र का जो गेम है, अगर खाद की, क्योंकि आज भी भारत में जो मुख्य पेशा है लोगों का कृषि आधारित है। आंकड़े 10-20% घट जाए, लेकिन 50 से 60% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हो गया, और फर्टिलाइज़र के आप सबसे बड़े प्लेयर हो गए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सब्सिडी कई बार एक मिलना ना मिलना, कई बार एक कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलना। तो थोड़ा पूरा फॉर्मेट समझाइए एकदम सिंपल भाषा में देश के लोगों को, क्योंकि ये पूरा जो गेम है, क्योंकि आप कोऑपरेटिव से हैं, कैसे काम कैसे करता? यूरिया, डीएपी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की संस्था के अनुसार काम होता है। हमें टारगेट दिया जाता है कि आपको इस संस्था में इतना उत्पादन करना है, हम वो टारगेट फुलफिल करते हैं। लेकिन आज तक जो गाइडलाइन है, समझो इंटरनेशनल रॉ मटेरियल और दोनों प्राइस बढ़ गया, हमने इंपोर्ट किया, तो प्राइस बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन दो अनुभव बोलता हूँ। कोरोना के बाद जिस तरह से प्राइस बढ़ गया था, जो किसानों को आज 268 रुपये में एक बैग देते हैं यूरिया का, यूरिया, तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो हम पीएम के पास गए थे, भाई ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है, हमें लॉस ज़्यादा जा रहा है, आप हमें प्राइस बढ़ाने की छूट दो। तो बोले नहीं, मैं मेरे किसानों पर बोझ नहीं डालूंगा, हम सब्सिडी ज़्यादा दें। 4000 की बैग किसान को 268 में दे रहे थे, बाकी की सब्सिडी सरकार ने दी, बोझ किसानों पे नहीं डाला। लमसम 95% के करीब सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी। अभी लास्ट वीक जो प्राइस बढ़ी है, 5000 की बैग हो चुकी थी, अभी थोड़ा डाउन हुआ। आप ईरान वॉर की बात कर रहे हैं? हाँ, तो इतना क्रमशः बढ़ते बढ़ते, लेकिन आज तक प्राइस बढ़ाने की छूट नहीं दे रही सरकार, सब्सिडी बढ़ाने के लिए स्वीकृत करता है। तो किसानों के हित में जो भी संभव है सरकार काम कर रही है। नहीं, चलिए वो तो सरकार की बात होगी। पहले आप इफको के मतलब से हमें बताइए कि 1 महीने बाद खरीफ की फसल की धान और बुआई शुरू हो जाएगी, मक्के की, ज्वार की, मूंगफली की। हार्मुज में इजराइल और ईरान और यूएस में वॉर चल रहा, सारा इंपोर्ट होता है। सो क्या आप एश्योर करेंगे देश के सबसे बड़े फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के चेयरमैन होने के नाते कि क्राइसिस नहीं होगा, किसानों को समय से खाद मिलेगा? आज भी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। 100% जो प्लांट लॉस जा रहा है, फिर भी हमें चला रहा है। और इंपोर्ट के लिए भी सरकार इतनी कोशिश करे, कहीं हमारे जहाज और उसकी वजह से समुद्र में खड़े हैं, तो जो हॉर्मुज़ का युद्ध चलेगा तो भारत में बन रहा फर्टिलाइजर जो कंपनियां हैं, इन पर और ज़्यादा बोझ आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने जो टारगेट दिया है कि भारत में डीएपी हो या यूरिया हो, किसी हाल में उनका जो ज़रूरत है इनसे कम ना हो, किसानों की मांग पूरी हो। इनके लिए हम पर पूरा दबाव सरकार कर रहे थे कि आप उत्पादन सही दिशा में है, टारगेट जो दिया है वो पूरा करो। हम वो जो सरकार ने टारगेट दिया है, इनको सभी को टारगेट देते हैं। आप नेशनल कोऑपरेटिव, ये मैं पूछने वाला था कि आपके नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशंस के भी आप चेयरमैन हैं, तो उसके भी सब ने एक तरह से टारगेट मीट करने का बात हो गई है? तो सब कोशिश कर रहे हैं।
और सरकार डे टू डे रिपोर्ट भी मांग रहे हैं भाई कितना हुआ क्या हुआ स्थिति। तो कोशिश है कि जब सीजन आए तब किसानों को दिक्कतें ना हो। आज से भी हम पूरे देश में संतुलित खाद पहुँचे, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है इनके हिसाब से हर स्टेट में अभी से हमने रैंक भेजना भी शुरू कर दिया, जिससे लास्ट मोमेंट पे रैंक न मिले, इनकी वजह से दिक्कत हो। आज हम रैंक लेके हर जगह पे पहुंचाने की हमारी काम आज चालू है। तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेलवे और बाकी दूसरे एजेंसी से आप जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो प्लानिंग आप लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो ये श्योर है कि खरीफ की जब बुआई शुरू होगी खाद की कमी, जब तक खाद की कमी ना हो वो हम आज से देख रहे हैं। लेकिन मैं आप थोड़ा पीछे जाता हूँ। जब आपने कहा कि 60s में पोरबंदर से शुरुआत हुआ और आप किसानों के पास लेके गए कि पारंपरिक खेती छोड़ो, ये यूरिया डालो, वही खाद आज समस्या बन गया है। तमाम शोध, तमाम रिसर्च बताते हैं कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा, आपके खुद पे नुकसान हो रहा, सब्सिडी जा रही है। तो कोई सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप लोगों ने सोचा क्या कि भाई कैसे कम किया जा सके, या कैसे नेचुरल जो खाद पड़े लेकिन नेचुरली पड़े, कैसे? हम बैठे थे एक दिन और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का निवेदन आ रहा था किसान भाइयों के लिए। उन्होंने अपील की, किसान भाइयों आप अपना केमिकल फर्टिलाइजर जो यूरिया है इनका उपयोग कम करिए। यूरिया से अपनी ज़मीन बिगड़ती है, वायु प्रदूषण होता है और अपनी हेल्थ पर विपरीत असर होती है। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो उनके बाद हमारे बोर्ड में चर्चा करके साइंटिस्टों के साथ अलग अलग ग्रुप बना के हमारे ऑफिसर्स शुरू किया संशोधन नई दिशा में। करीब 2-2.5 साल तक संशोधन 1.5 साल में हो गया था, और संशोधन के बाद हमने पूरे देश से कलोल में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो प्रोग्रेसिव किसान थे इन सबको हमने कलोल बुलाया। इस मीटिंग में नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री, परसोत्तम रूपाला जी कृषि सहकार मंत्री और मनसुख भाई मांडविया भी उपस्थित रहे। फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे उस समय। हाँ, तो और पूरा नैनो का विवरण दिखाया। आप किस नैनो तरह? यूरिया जो बना उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और नैनो लॉन्च करना था, लेकिन जब तक आईसीआर की ओर से मान्यता न मिले तब नहीं कर सकते। लेकिन प्रायोगिक रूप से हमने जितने किसान आए थे इन सबको बोतलें दी, उनका रिपोर्ट लिया, 100% पॉजिटिव आया। लेकिन आईसीआर ने मान्यता नहीं दी। एक सीजन है, 6 सीजन देश में, 6 सीजन में करो, मर्यादित पाक में किया है क्रॉप पे, तो और क्रॉप पे करिए। ऐसी क्रियाओं में करीब 1 साल और चला गया। और प्रधानमंत्री के पास हम गए, मनसुख भाई खुद प्लांट देखने के लिए आ गए कैसे हो रहा है सब। आखिर में काफ़ी मेहनत के बाद हमने डाउट व्यक्त किया था पीएम साहब के पास कि ये हमने उपयोग शुरू कर दिया है, हमें सफलता दिखाई दे रही है। कोई लॉबी ऐसी है क्योंकि हम 2 लाख करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, खर्च करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंडिया मंड बाहर चला जाता है। तो कोई न कोई हमारे लोगों के साथ मिलके उनको मान्यता न दे ऐसी कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी जांच करवाइए कुछ। आप ये कह रहे हैं कि आपने एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी संस्था है आईसीआर और बाकी लॉबी पे आपने सवाल उठाया प्रधानमंत्री से शिकायत करके कि कोई लॉबी है जो नैनो यूरिया को प्रमोट नहीं करने दे रही। क्या उनका रिएक्शन था और क्या किया उन्होंने? उन्होंने इंक्वायरी, मैंने बोला इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इनके पहले 4-5 बार तो हमने जो कहा सब कर चुके थे, जितना भी सजेशन हुआ। तो और थोड़ा भी कोई सूचना दी होगी तो तुरंत मान्यता मिल गई। हम चाहते थे कि उनका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करे, और उन्होंने कहा आईसीआर का जब तक मान्यता न आ जाए
तब तक करना ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। मान्यता देने के बाद प्रधानमंत्री खुद गुजरात आए थे और नैनो का लोकार्पण किया। उनकी कुछ शंकाएं तो होगी ना, आप थोड़ा सा बताइए कि आईसीआर क्यों, एक तो चलो लॉबी हो गया, लेकिन जब आपसे कम्युनिकेशन होता होगा तो उन्होंने कहा ना कि इसमें ये कमी है या कमी ऐसी बताते थे कि पहले जब दिया तो बोले आपने मर्यादित क्रॉप पे किया है। देश में 94 क्रॉप अलग अलग घास से लेके अलग अलग है, तो इन पर क्या असर वो देखना चाहिए। आपने एक ही सीजन पे किया है, देश में अलग अलग स्टेट और के 6 सीजन है, 6 सीजन में करना चाहिए। वे कारण तो ऐसा ही था, क्या कमियां और नहीं दिखाते थे। ये टेस्ट का लास्ट में ये सब में अच्छा हो गया, पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, तो बोले देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सभी, इनमें भेजना चाहिए। तो वो बाकी है, तो हमने सभी यूनिवर्सिटी में भी भेजा। तो पंजाब के सिवा सभी यूनिवर्सिटी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया। तब ये कहने की ज़रूरत नहीं, आप पार्टी की सरकार 1+1=2 जो बोले मोदी जी या अमित शाह, तो भी बोलेंगे गलत है। तो उनकी सरकार थी, तो वहीं से एक सुर उठा के ठीक नहीं है। एक ही जगह से राष्ट्र हित में, किसानों के हित में, अपनी हेल्थ के हित में जो नया संशोधन है, इनके लिए भी वो सहमत नहीं हुआ था। आज भी ऐसी लॉबी है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। देखिए, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आप 4 बार के सांसद हैं, आप राज्य में मंत्री रहे हैं, तो आप ये सवाल उठाना लाजमी है, आप उठा भी सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अंतर रहता है? मतलब जो पारंपरिक तौर पे आप प्लांट्स में मिक्स कर रहे थे, थोड़ा हाँ ये, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। यूरिया जो ग्रेनेड डालेंगे तो छिड़काव करेंगे तो जमीन पे गिरेगा। इनका हेतु है वो रूट से लेके, तना से लेके पत्ते तक आएगा। तो मेरे ख्याल से 20-25% ही उनका यूज होता है सही दिशा में। रूट में जाएगा, तना में जाएगा और पत्ते पे आएगा, तब तक उनका कम। और आसपास जो डालेंगे इनका तो उपयोग होगा नहीं, तो इनसे ज़मीन खराब होगी। वो जब वायु में जाएगा तो वायु खराब होगा, और वही जब अपने हेल्थ पे विपरीत असर करता है। आपने पंजाब में देखा है, बटरंगा से कैंसर ट्रेन जो चल रही, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा था, तो पानी की वजह से सबसे ज़्यादा यूरिया वही उपयोग हुआ। तो इनके लिए तो प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि उसका उपयोग कम करिए, अपनी हेल्थ पे विपरीत असर हो रही है। तो इनमें से हमने जो कोशिश की, वैज्ञानिकों ने मदद की और नैनो का संशोधन हुआ। तो जब प्रधानमंत्री ने अपील की तो 50 kg की बैग थी। अधिकारी तो जागरूक रहते हैं, प्रधानमंत्री क्या बोले तो उनके, तो उन्होंने तुरंत 45 kg की बैग कर दिया। तो कम किया, लेकिन नुकसान तो वही भी करेगा। लेकिन हम इस क्षेत्र में थे नीब को, तो हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने सोचा कि कम से कम तो एक यूरिया का दाना छोटा सा होता है, उसका 14,000 पार्ट में बिक जाता है। मेरी आँख से नहीं देख सकते, दूरबीन से ही वो पूरा, वो जो नई टेक्नोलॉजी, वो ऊपर से पत्ते में जाएगा। इनकी वजह से तुरंत पत्ते पे लग जाएगा। तो एक तो केमिकल मिनिमाइज हो गया, समझो एक दाने का 14,000 पार्ट हो गया। और उनका जो क्रॉप पर असर होगा, यूरिया नीचे से जाएगा, जमीन से आएगा, तना से आएगा, ऊपर आएगा, तब तक काफ़ी उनका पावर डाउन होगा। ये तुरंत एजिटिव पावर नैनो छाटने से 80 से 90% उनका उपयोग होता है। यूरिया का उपयोग 25% होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 30% ज़्यादा नहीं होता, बाकी फैल जाता है और मिट्टी में पड़ा रहता है, वो मिट्टी को और मिट्टी खराब करता है। वायु प्रदूषण जब ऊपर रहता है तो वायु प्रदूषण होता है और हेल्थ को भी खराब करता है। तो डिफरेंस मेन वो है कि नैनो एक बोतल 500 ml की इक्वल टू 45 kg एक बैग। एक राष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो एक बैग में मिनिमम 700 रुपया से लेके 3-4 हज़ार तक
अप्स एंड डाउन इंटरनेशनल प्राइस से सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। इनमें 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं है। अच्छा, किसान को ले जाना है 10 बैग तो कोई व्हीकल करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया। बढ़ जाएगी। एक बोतल बाइक में लेके चले जाएंगे, 1-2 बैग लेगी तो जेब में लेकर चले जाएंगे, तो काफ़ी डिफरेंस है। नहीं, लेकिन छिड़काव करने के लिए पहले पारंपरिक तौर पे हम ऐसे छिड़कते थे, किसी को कोई बैग खोला, किसी बास्केट में लिया, छिड़क दिया। अब इसके लिए तो आपको स्प्रे चाहिए। आज जब नैनो नहीं था तभी भी कहीं केमिकल्स जो दवाई थी वो पंप से छाटते थे तभी भी। और छिड़काव के लिए सोशल ऑब्लिगेशन जैसे कोऑपरेटिव में है, जैसे समझो कंपनी एक्ट में सीएसआर की तरफ बात CSR करें, सीएसआर की बात करें। कोऑपरेटिव में CSR नहीं है, हाँ, क्योंकि खुद कोऑपरेटिव CSR काम कर रही प्रॉफिट है, बढ़ जाता है तो किसानों में। सोशल ऑब्लिगेशन तो है। हम्म। तो हमने इनकी वजह से 2500 ड्रोन परचेस किया। हम उस पे आऊंगा, ड्रोन सखी पे मैं आऊंगा, प्रधानमंत्री का बहुत पेट प्रोजेक्ट है। अभी हम यूरिया आपने बना लिया, फिर आप एनपीके और डीएपी पे कैसे गई ये बताइए। नहीं, फिर तो एक टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ हाँ हाँ। तो तुरंत डीएपी पे संशोधन शुरू कर दिया, इनमें सफलता मिली, एनपीके में सफलता मिली, अब कॉपर पे सफलता मिली, जिंक पे, जिंक पे, मैग्नीशियम पे। अभी हम पोटाश पे काम कर रहे हैं, थोड़े समय पोटाश में भी हम सफलता ले लेंगे। तो शायद देश के आम या जो शहरी लोग हैं उनको कम पता होगा कि फर्टिलाइजर के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जी, पहले मिट्टी में आप मिलाते हैं डीएपी मिलाते हैं, फिर एनपीके मिलाते हैं, फिर छिड़का। लेकिन ये नैनो वाला यूरिया तो चलो ऊपर से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो आपने स्प्रे कर दिया, बाकी एनपीके और डीएपी का क्या करते, वो भी स्प्रे करते हैं या जब? डीएपी तो बीज बोने के पहले हाँ हाँ। जो इनके माप सही है, बाल्टी में पानी लेके इनमें इतना डाल देते हैं, और जब बोने के पहले सीड्स जो होते हैं इनको भुगो देके सुखा देते हैं। तो सीड को इन फर्टिलाइजर में डाल देते हैं अभी। जी, आप मिट्टी में न डाल के इस केमिकल को आप उसमें मिलाए और वो डाल दिए। चलिए, आपने कहा कि जब इसका प्रयोग शुरू किया तो प्रोग्रेसिव किसानों को लेके आए, लेकिन देश में प्रोग्रेसिव किसानों की संख्या बहुत कम है। नहीं, हमेशा किसान हाँ प्रैक्टिकल देखते हैं। अब हाँ। टीवी से, बोलने से, पेम्पलेट से कितना भी ज्ञान देंगे, लेकिन अपने पास वाले खेत में या कोई लीडर किसान जो होता, इनके खेत में क्या हुआ वो देखेंगे तो उनको तुरंत स्वीकृत करेंगे। बिल्कुल। इसीलिए प्रोग्रेसिव किसानों को बोला, और हमने यूनिवर्सिटी में और फिर RKVI जो कृषि विज्ञान केंद्र है देश के 11,000, इन पे सभी जगह पे प्रयोग करके बताया, तो लोग देखते थे कि ये सफलता मिल तो रही आप है। मतलब ईश्वर करना चाहते हैं देश के किसानों को कि ये प्रोडक्शन में कमी नहीं है, उल्टा आपके कॉस्ट में कमी ला देगा। कॉस्ट तो कम है ही। हाँ। हमारे देश में जो मैं देख रहा हूँ, यदि कोई चीज़ विदेश से आ गई अच्छा है। तो इनके पर काफ़ी, वैसे समझो कोई ऐसी आइटम है अपने देश में सबसे अच्छी बनती है, फिर भी विदेश से आई तो बोलते थे चलो ये तो अमेरिका से आई, Imported है। इम्पोर्टेड। आज हमारा देश में हम US से नैनो भेज रहे हैं, करीब 40 देश लाइन में है। हमने 20-25 देश में तो नैनो भेज चुके हैं। हम आज भी नैनो लेने के लिए इंटरनेशनल लेवल से मांग आ रही है। तो इसी स्थिति में पहले हमें सिर्फ 20% एक्सपोर्ट करने की छूट सरकार ने दी थी, जो उत्पादनों के देश के लिए रखा जाए। तभी एक ही हमारा प्लांट था कलोल में, अभी हमारे पास 5 प्लांट हो गए, नया बेंगलोर में भी हुआ है। तो मांग भी शुरू हो गई बाहर। तो हमने सरकार के पास मांग की कि हमें और 10% एक्सपोर्ट करने का छूट दो। तो इनमें भी काफ़ी टाइम लगाया कि देश के लिए जितना चाहिए हमें दे सकेंगे। लेकिन अब पहले हम
यूरिया और फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए हम अपने पैसे बाहर भेजते थे। आज बाहर से हम पैसा ला सकते हैं, ऐसी स्थिति इफको ने कर दी है, तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इफ्को वाले फॉर्मेट्स को दूसरे जो क्रिफ्को और दूसरे जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है वो भी अडॉप्ट कर चुके हैं? नहीं, ये टेक्नोलॉजी आपके इफको पास की है। हाँ। तो हमने भारत सरकार की 2 फैक्ट्री है, राष्ट्रीय और भारत फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर, दोनों को हमने मनसुख भाई मांडविया जब मंत्री थे तब भी हमने ये टेक्नोलॉजी फ्री में दिया। बाकी हमने 75 करोड़ उनका टेक्नोलॉजी लेने के लिए प्राइस रखी थी। तो हमने मेघमणि जो है गुजरात की कंपनी, उन्होंने परचेस किया है हमसे, तो वो भी बना के बेच रहा है। तो इसी तरह क्योंकि टेक्नोलॉजी संशोधन में तो जो खर्च लगा, आपने R&D में खर्च किया तो भी लेंगे आप, हैं? तो अभी दुनिया से भी मांग शुरू हुई है, तो हम आज विदेश में भी ये बनाने के लिए। तो कोई टारगेट तय है कि कुछ आने वाले सालों में देश का किसान 100% या 80, 70, 90% नैनो पे शिफ्ट कर जाएगा? हमारी कोशिश है मोर देन 50% भी शिफ्ट हो, तो सरकार की सब्सिडी लैंड और हेल्थ, वायु प्रदूषण की वजह से जो नुकसान हो रहा है उनको हम काफ़ी बचा पाएंगे। और अभी हम प्रचार और वो करके 50% टारगेट लेके चल रहा है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 50% भी किसान अगर कर लेता है तो इंपोर्ट बिल सरकार का कम होगा, सब्सिडी कम होगा, डॉलर कम जाएगा और आपकी आय बढ़ेगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि 30% से सरकार 40% राइट्स दे दे जो आप विदेशों को भेज सके। हमने मंजूरी दे दी। कितना परसेंट कर दिया? 30% अभी। 30% से आपका अभी विदेश में हम भेज सकते, जो कम था वहाँ से, इसका मतलब मांग ज़्यादा आ गई है विदेश में। मतलब 10% से भी हम जो विदेश में नहीं जाता तो चला लेते, लेकिन मांग विदेश में शुरू हो गई है। और ये किन कंट्री से आई? क्या डेवलप कंट्रियों से आई है या थर्ड वर्ल्ड से आई है? यूएस से आई है, अफ्रीका से आई है, अपने आसपास कंट्री तो है ही, यूरोप से आई है। तो ये सब कंट्री वैसे अमेरिका में खुद जा रहा है। तो मतलब इफ्को का डंका अमेरिका में, यूरोप में बज रहा। मैं मानता हूँ इफ्को का नाम नहीं हम लेते हैं, भारत, क्योंकि आज तक दुनिया भी सिक्योरिटी के तैयार नहीं। नया कोई संशोधन हो तो जापान से हो, रशिया से हो, यूएस से हो, दुनिया में पहला संशोधन भारत में हुआ है। तो भारत के लिए गौरव है, दुनिया को भारत ने दिया है। ठीक है, भारत के अंदर हम इफ्को का नाम ले सकते हैं, पर दुनिया में तो भारत का नया संशोधन सबसे पहले किया, इनका गौरव हम लेते हैं। आपका करीब 50 सालों का कोऑपरेटिव का अनुभव रहा है। आप एग्रीकल्चर के सारे, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, सीधे एग्रीकल्चर में रहे। आज भी लगता है कि देश के किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। और हालांकि आपकी सरकार का, जिसके आप एक समय हिस्सा रहे थे, उनका ये था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम फर्टिलाइज़र के, पेस्टिसाइड्स के, सीड्स के कॉस्ट बढ़ रही है। इफ्को क्या कर रहा? उसमें कितना मदद कर रहा? कैसे मदद कर रहा? एक तो इफ्को जो है क्लाइमेट के हिसाब से जो ज़रूरत है, यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए तभी मदद करे। इफ्को अपनी जो बिक्री करता है, देश में एक संस्था ऐसी है 20% डिविडेंड मेंबर को वापस करता है। किसान परचेस करेगा, इनमें जो भी मुनाफा होगा वो जमा रहेगा। तो इफ्को सिर्फ फर्टिलाइजर से मुनाफा नहीं कर रही, इनमें लॉस कर रहा है। इफ्को की और संस्थाएं जो है, दुबई में है, ओमान में है, जॉर्डन में है, और बाहर से जो फर्टिलाइजर लेके बिकते हैं, तो इनमें जो मुनाफा होता है इनसे 20% किसानों को उनको रिफंड देते हैं। तो पहले किसानों का जो खर्च होता है वही उनका मुनाफा, समझो 20% देना। आज कोई 20% नहीं देता होगा पूरे देश में, बिल्कुल। तो इफ्को दे रहा है 20%। और
कोऑपरेटिव के माध्यम से 20% दे रहे हैं, तो और भी किसानों को कोऑपरेटिव के माध्यम से सब होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सहकार से समृद्धि, और उसको सफल करने के लिए अमित भाई शाह ने जो मॉडल बायलॉज बनाया, सहकारिता से समृद्धि, हाँ, सहकारिता से समृद्धि, और उनका मॉडल बायलॉज बना के पूरे देश में स्वीकृत करवाया। तो किसान ऋण लेने जाते हैं बैंक पे, तो ऋण लिया, इन पर इंटरेस्ट दिया, बैंक को मुनाफा हुआ, बैंक भी 15% डिविडेंड देती है। ऋण लेने के बाद जब मुनाफा 12-15 जैसी बैंक, लेकिन 10-15% तो डिविडेंड मिल जाता है वहाँ पे। वो खाद लेने के आई कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी सोसाइटी से स्टेट कोऑपरेटिव हो जाएगी, गांव की सोसाइटी प्राइमरी सोसाइटी, वहाँ से भी खाद लेंगे ना, तो वहाँ भी लेने के बाद प्राइमरी सोसाइटी भी उनको डिविडेंड देती है 10-15%। तो जो कोऑपरेटिव का एक स्ट्रक्चर ऐसा है, आज आपका खर्च है, कल वही आपका मुनाफा में वापस आएगा। इनके माध्यम से सहकारिता से समृद्धि लाने का जो उद्देश्य है, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे कोई भी कोऑपरेटिव हो, वो देश का भविष्य अच्छा करने वाली संस्थाएं हैं। तो आप इफ्को बताइए कि देश के किसानों के लिए जो सहकारिता से समृद्धि की बात कहा है, आपने कहा कि जो प्रॉफिट का डिविडेंड के तौर पे हम शेयर किसानों को लौटा देते हैं, स्पेसिफिक आप थोड़ा बताएं हम देश के किसानों की कि इफ्को क्या क्या करता है। एक तो चलो फर्टिलाइज़र को उन्होंने अपने नैनो पे शिफ्ट कर दिया, फिर बाजार भी लेके आए, तो क्या क्या करते हैं आप थोड़ा सा। इनको जरूरत, समझो भूकंप आ गया, अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, हाँ, तो इसी स्थिति में इसी क्षेत्र में जो किसान पीड़ित है, इफेक्टिव है, उनको उसी तरह से मदद करते हैं। सिर्फ किसानों को मदद कर ऐसा नहीं है, सहकारिता में सहकारिता सोशल ओब्लिगेशन, कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में पूरे देश में अनाज से लेके जो जहाँ दवाई की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में कोऑपरेटिव का है, इफ्को का है, तो इनसे मदद करते थे। प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए प्रधानमंत्री फंड की अपील की, तो विद इन आवर्स जब प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन से बताया कोऑपरेटिव के माध्यम से आप इनमें मदद करिए, तो हम मदद और सोसाइटी को कहे, उनके पहले तो हमें शुरू करना चाहिए। तो 25 करोड़ रुपया विद इन आवर्स हमने पीएम फंड में जमा करवा दिया, और पूरे देश कोऑपरेटिव को बोले कि सोशल ओब्लिगेशन समाज की जरूरियात है, हम सब मदद साथ में करनी चाहिए। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से तो काम करते हैं, लेकिन इफ्को कोई ट्रेनिंग सेंटर जरूरत है, ट्रेनिंग सेंटर मजबूत करते हैं, किसानों की लैंड सोइल टेस्ट करवा के उनको मदद करते हैं। जिस तरफ से जहाँ जो भी ज़रूरत है, हमारा जहाँ यूनिट है वहाँ ट्रेनिंग के लिए आसपास से हम भेजते हैं। इस समय समझो 6 महीने से शुरू किया से देश भर से किसानों को जहाँ जहाँ हमारा यूनिट चलता है वहाँ ले जाते हैं, उनको 2-3 दिन रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और कैसे खाद उपयोग करना, कैसे खेत करना है, और बताते हैं। तो कोई खर्च किसानों से नहीं लेते, वहाँ रहने की, खाने की, आने जाने की टिकट सब इफ्को करता है। सालाना कितने लोगों को, कितने किसानों को आप इस तरह की ट्रेनिंग या जागरूकता अभियान में अलग अलग यूनिट पे, अलग अलग क्षेत्र में लगातार चलता रहता है। आगे इफ्को का क्या विज़न क्या है, क्योंकि आप इसी संस्था में आप जब ज्वाइन किए करीब 19 के करीब एज ए वाइस चेयरमैन, तो आप नैनो लेके आए, 22 के बाद करीब 3-4 साल का कार्यकाल आपका इधर भी हो गया। क्या विज़न है इफ्को को लेके, किसानों को लेके आने वाले टाइम में? कोई टारगेट आपने अपने लिए खुद के लिए लक्ष्य रखा है हम क्या? केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज हो, और जैसे नैनो है ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल। अभी हमने गुजरात में थोड़े समय पहले जर्मन के एक वैज्ञानिक ने नेचुरल फर्टिलाइजर बनाया है, और जॉर्डन की वहाँ से नेचुरल उनके माइंड से सब लेके 1 साल पहले हमने उनको बुलाया था, तो आनंद यूनिवर्सिटी में हमने रिपोर्ट करने के लिए दिया क्या है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक क्या %। तो 8 महीने तक उन्होंने पूरा प्रयोग करके बताया कि अच्छा ठीक है,
वो रिपोर्ट हमने गुजरात के सीएम को दिया, फिर हमने उनको फिर बुलाया और उनके साथ एमओयू किया कि अब ऑर्गेनिक का उपयोग करते, जो कचरा सब इकट्ठा करते, ये नेचुरल, इनसे भी एक स्टेप आगे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, जिससे अपनी हेल्थ भी ठीक रहे। और देश में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पहले अपनी हेल्थ पहले सुख तो जाते नहीं रहा, जो कहावत है, इस तरह से गुजराती में बोलते हैं, सब पहले सुख थे जाते नहीं रहा। तो पहले हमारा शरीर सुख होगा, तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो इसी दिशा में हम केमिकल फर्टिलाइजर बनाते हुए भी प्रसार प्रचार, अब हम ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर और ऐसी दवाएं भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। वैसे बता दूं, जो बनाना है, मोदी जी जब सीएम थे, मैं कृषि मंत्री था, सहकार मंत्री था, तब नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में जो बनाना का पेड़ है, बनाना लेने के बाद उनका तना जो निकालने के लिए किसानों को खर्च होता था, जहाँ डालेंगे वहाँ गंदगी होती थी और नुकसान होता था। तो हमने उसी दिनों में संशोधन किया, वैज्ञानिक को मदद लेके, तना का लेने के बाद पहला राउंड जो उनके ऊपर होता है, लेयर ऊपर का, हाँ। लेयर का, इससे उनके फाइबर से कापड़ बनाते थे। सेकंड जो है, इनसे कागज बनाते थे, बनाते भी है आज भी। और लास्ट जो है, इनसे चॉकलेट बनाते हैं, और इनको पीसने से जो लिक्विड निकलेगा, इनसे फर्टिलाइजर धारामृत तब बनाना शुरू किया था। मैं मंत्री मिट गया, मैं इधर आ गया तो बंद हो गया। फिर मैं जब गुस्को मसल का चेयरमैन हुआ तो पता किया क्या हुआ, तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि भाई हम मार्केटिंग करना हमारा काम नहीं, आप थे तो आप मदद करते थे, अब तो बंद हो। फिर शुरू करवाया एमओयू करके गुस्को मसल, अभी इफ्को ने शुरू किया है धारामृत। तो बनाना के तने से चॉकलेट, कापड़, कागज, चॉकलेट और लिक्विड से फर्टिलाइजर। थोड़ा चॉकलेट वाला गेम बताइए, क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे केले की खेती होती है, आपके यहाँ भी केले की खेती होती है, बंगाल में भी, देश के बहुत हिस्सों में केलों की खेती होती है। तो केले का चिप्स तो सुना था, केले के पत्ते से या केले के तने से चॉकलेट क्या दड़ा, वो समझाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा। गर्भ होता है ना, लास्ट एकदम स्मूथ होता है, पहला पत्ता थोड़ा टाइट होता है, इनसे सेकंड स्मूथ होता है, और लास्ट में अंदर जो होता है एकदम स्मूथ होता है। तो चॉकलेट बनाने वाले के साथ मिलके उनके जो अलग अलग टेस्ट बनाना है, इसे चॉकलेट आज मिल रही है, बिक रही है। हाँ, आनंद यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने बनाया और वो कर रहे हैं। और हमने उनको आगे बढ़ाने के लिए गुजरात में भरूच में गुस्को मसल का बड़ा कैंपस है, तो किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए, तना की वहाँ खेती काफ़ी केले की, तो वो वहाँ लाए तो उनका पैसा मिलेगा, वरना खुद अपना उनका छोटा सा मशीन 1.5 लाख का होगा, वो रख के करेंगे तो रॉ मटेरियल हम परचेज कर लेंगे, जो उनका फाइबर है, बाकी का लिक्विड है, कुछ को मसल परचेज करता है। अभी इफ्को ने बनाना शुरू कर दिया, साउथ में हम अभी गए थे, और साउथ में नैनोवेंशन हमारी दूसरी कंपनी के साथ मिल के धारामृत केले से बनाना शुरू, प्योर नेचुरल, क्योंकि इनमें कोई भी कुछ और नहीं है, और उनका भी इतना ही लाभ होता है। जो ये हमारा नया संशोधन है, गुजरात से शुरू किया, अभी हमने साउथ में भी बनाना शुरू किया है, और धीरे धीरे जिस सेक्टर में जो जगह और काम आगे बढ़ेगा, तो वैसे मशीन छोटा होता है, रोजगारी ज़्यादा देती है। हम भरूच में हमने किया है, तो वहाँ के लोगों को हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। उनका इनॉग्रेशन हमने करवाया हमारे गवर्नर साहब से, देवव्रत आचार्य साहब से। तो उसी दिन हमने उनको कोटी बना के दी, केले की, कपड़े की। मैं खुद वो कोटी पहन के गया, और जितने और गेस्ट आए थे सबको वो कोटी दी उनके माध्यम से, केले के फाइबर के छिलके के फाइबर से। तो उनको और काम आगे बढ़ाएंगे,
और रोजगारी भी ज़्यादा मिलेगी। आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि आपके घर परिवार के लोग आज भी कृषि से जुड़े हुए हैं। 5 दशक आपका भी अनुभव हो गया अलग अलग पोर्टफोलियो में, अलग अलग प्रोफाइल में। इस देश में स्वामीनाथन आयोग की बात होती है, इसके बाद कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ऐसी बात होती नहीं। चूंकि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर आप खुद भी रहे हैं, क्या लगता है कि और क्या कुछ नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है क्या इस देश में किसानों की समृद्धि के लिए सहकारिता के अलावे? 2 टाइप से जरूरत है। किसानों को आर्थिक समृद्धि न दे तो कोई दिक्कत में अभी नहीं मानता, लॉस हो रहा है उनको, बच्चे को, उनके बुजुर्गों को, उनको घर चलाने में जो लोन लेते हैं उस समय से नहीं भर पाते हैं, सिवाय कि उनके बच्चे कोई और बिजनेस में बाहर चले जाए तो बात अलग है। काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उनको कैसे प्राइस दिया जाए, इनके बारे में भी प्रधानमंत्री ने अच्छा किया है। 1.5 गुना उनको जो क्रॉप होगा इनसे प्राइस दिया जाएगा, लेकिन 100% परचेस ही होता है, 25% 30% ही होता है। एमएसपी जो प्रोक्योरमेंट होती है तो बाहर के साइड में इतना प्राइस भी नहीं बढ़ता है। और दूसरा क्रॉप पैटर्न चेंज, अब ऐसा क्रॉप होना चाहिए जिससे किसानों को आय भी बढ़े और अपनी हेल्थ की सुरक्षा रहे। ऐसा फर्टिलाइजर को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे सरकार को समझो, आज नैनो 250 रुपये की बोतल मिलती है, सरकार एक बैग से जो देते हैं सब्सिडी, मिनिमम 1700-1800 रुपया तो नॉर्मल स्थिति में देते हैं, 1700-1800 रुपया। बात इंटरनेशनल परिस्थिति बिगड़ी तो 4000 तक बैग हुई, और बात अलग है, लेकिन 225 रुपये में जो है वो 1 एकड़ में होती है, तो उनको छांटने के लिए किसानों को दिक्कत है, तो ड्रोन से छांटी जाए। तो पूरे देश में यदि ऐसी पॉलिसी बनेगी तो गवर्नमेंट छाट भी देना तो सब्सिडी बचेगी। एक बैग से 1700, एक बोतल से तो 225 रुपया है, तो कितनी बोतलें छाट सकते हैं इतनी सब्सिडी से। तो किसानों को एक दफ़ा अनुभव हो जाए कि ना इनसे फायदा है। नीति के लेवल पे भी कुछ सुधार चाहते हैं क्या आप? बीच में हमने देखा कि जो किसान के लिए 3 लॉ आए थे उसका बहुत विरोध हुआ और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। हालांकि कुछ हिस्से के जो फार्म यूनियंस थे वो तो कहते थे कि काला कानून है। आप एज ए क्या सोचते हैं कि क्या वाकई इस देश में नीति के स्तर पे भी किसानों के अच्छाई के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सुधार की गुंजाइश होना चाहिए? एक तो काला कानून कह के जो पंजाब और वहाँ के प्राइवेट लोग एपीएमसी चलाते हैं, इनके लिए दिक्कत थी। यदि पूरे देश में काला कानून के रूप में बोलते तो गुजरात सबसे पहले लीड लेते। गुजरात ने स्वीकार लिया था, अच्छा था। गुजरात लेता, महाराष्ट्र लेता, कर्नाटक लेता, जो सिर्फ पंजाब के सिवा और कहीं नहीं था। और हम देखा था जो आंदोलन पे बैठे थे उनके टेंट भी देखे थे। हमारे कच्छ में जो टेंट आज 10,000 रुपये के एक दिन का चार्ज लेते, ऐसे टेंट में सब किसान आते जाते थे। तो वो किसान के नाम से मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट या इंटरनेशनल डिस्टर्ब करने के लिए भारत में कहीं ना कहीं रोड पे बैठ जाना, वो करना, वो काफ़ी आंदोलन ऐसे हुए। इनका एक पार्ट था और कुछ नहीं था, लेकिन सरकार की भी मजबूरी थी कि चुनाव और सब जिस तरह से राजनीतिक दबाव में आके तो निर्णय वापस लेना पड़ा। एक अंतिम सवाल, आप 30,000 से ज़्यादा या शायद उससे भी ज़्यादा कोऑपरेटिव आपसे जुड़े हैं इफ़को के तौर पे, तो उन किसानों को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे बतौर चेयरमैन की? मैं किसान का बेटा हूँ और हमेशा किसान के बेटे के नाम से मेरा परिचय देता हूँ। मैं किसान नेता कभी मेरी जात को नहीं बोलता हूँ। बेटा होने से किसानों का हित किस में है वो देखते हैं, नेता कभी कभी अपने हित का सोचते हैं। तो किसान के बेटे के नाते
किसानों को अति आधुनिक संसाधनों विश्व में जो चल रहा है, इनसे क्या नया संशोधन है। आप इंटरनेट से, गूगल से आप अच्छी तरह से नए बच्चे निकाल सकते। तो नैनो भी एक ऐसी आइटम है, ऐसा फर्टिलाइज़र है, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, एक तो कम खर्च में और अच्छी तरह से उपयोग करके राष्ट्र के हित में, खेती के हित में और अपनी हेल्थ के हित में इनका सही दिशा में उपयोग करेंगे। तो मैंने शुरू में बताया कि मेरे घर पे मेरा छोटा भाई जब से संशोधन हुआ तब से उनका उपयोग कर रहा तो है। मतलब ये कह रहा हूँ कि आपने पहले अपने घर पे प्रयोग किया, जी, तब आपने देश के या अपने कोऑपरेटिव मेंबरों को आश्वस्त किया कि भाई आप करिए, फायदा साहब के सामने, फायदा जरूर होता है, उत्पादन में कमी नहीं होती, कमी नहीं होगी। इस बात की सही गारंटी आप दिशा, लेते हैं। सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। आप पानी में डाल देंगे नीचे तो बोलेंगे ये ठीक उपयोग नहीं हो, ऐसे नहीं। तो जिस तरह से छांटने का जो माप दिया है, इसी तरह से का प्रयोग करेंगे, फायदा ही फायदा होगा। चलिए, ये थे दिलीप संघानी सर, जो कि चेयरमैन है इफ्को के और 50 साल से, करीब 5 दशक से ज़्यादा अलग अलग कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव में इनका अनुभव रहा है। और बतौर चेयरमैन आश्वस्त करना चाहते हैं देश के किसानों को कि जो नैनो के अलग अलग खाद है, यूरिया, DAP, NPK, उसका भरपूर प्रयोग करें और निश्चिंत रहे कि उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। वन इंडिया के इस विशेष पॉडकास्ट में आगे इस तरह के तमाम गेस्ट भी आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.